एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो मतदान की महा कवरेज लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 14.97% मतदान हो चुका है। और अगर लोकसभा क्षेत्र वाइज आपको बताएं तो देवास में 16.79% वोट अभी तक पड़ चुके हैं। धार की बात करें तो 15.61% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। वही देखिए, इंदौर की बात करते हैं, 11.48% यहाँ पर अभी तक वोटिंग हुई है और खंडवा में 14.68% अभी तक मतदान हो चुका है। ये 2 घंटे के हम आंकड़े आपको बता रहे हैं। लोकसभा सीटों से खरगोन की बात करते हैं, 15.35% यहाँ पर अभी तक वोटिंग हुई है। वहीं मंदसौर में देखिए 16.61% यहाँ पर मतदान हुआ है और रतलाम में 13.73% मतदान हुआ है। तो वहीं उज्जैन में 16.80%, 9 बजे तक के ये मतदान प्रतिशत हैं जो 8 लोकसभा सीटों पर सामने आए हैं। बिल्कुल, इंदौर में काफी सुस्त मतदान देखा जा रहा है, जो आंकड़ों में दिख रहा है। 11.48% वोट इंदौर में पड़े हैं। देवास में अच्छा खासा परसेंटेज है, 16.79। धार में भी धीमी है थोड़ी वोटिंग। खंडवा में भी यही स्थिति है। खरगोन में 15.35। मंदसौर में अच्छा है, रतलाम में भी थोड़ा स्लो है, उज्जैन में भी अच्छा है 16.80। लेकिन इंदौर में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज शुरुआती 2 घंटे का रहा है। 11.48% वोट इंदौर में अभी तक पड़े हैं। हालांकि उत्साह तो लोगों में बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम है। 11.48% शुरुआती 2 घंटे का है। अच्छा परसेंटेज उज्जैन में भी है, खरगोन में भी अच्छा परसेंटेज है, धार में भी। देवास में सबसे अच्छा परसेंटेज अभी तक निकलकर सामने आया है, 16.79%। तो देवास की जनता अच्छे खासे संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और चलिए बढ़ते आगे, शाजापुर शहर के मतदान केंद्र 196 पर ईवीएम खराब होने के चलते करीब 1 घंटे तक मतदान प्रभावित रहा है। मतदान रुकने से वोटर्स काफी परेशान नजर आए। वहीं ईवीएम में खराबी की शिकायत पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंची और मतदान एक बार फिर से शुरू कराया गया, लेकिन कुछ वक्त के लिए मतदान प्रभावित जरूर रहा और इसकी वजह से जो मतदाता वहां पर पहुंचे थे वो काफी परेशान भी नजर आए। तो शाजापुर शहर के मतदान केंद्र 196 पर ईवीएम खराब होने की वजह से लगभग 1 घंटे तक मतदान प्रभावित रहा है, माफ कीजिए। और इसकी वजह से लोग लाइनों में लगे रहे और जब ईवीएम को दुरुस्त करा लिया गया है और अब दोबारा से सुचारू रूप से वोटिंग शुरू हो गई है। 1 घंटा हो गया, सब परेशान हो रहे हैं हम। क्या हुआ? वोट भैया वोट डालने गए, वो जैसे वोट डाला ऐसी मशीन बंद हो गई। मशीन में कोई समस्या नहीं है, सीआरसी नहीं हुई थी प्रॉपर्ली, उसको सीआरसी करवाया, मशीन चालू हो गई है, कोई इशू नहीं है। मैम लगभग 1 घंटे तक मैम मतदान बंद भी रहा यहाँ पर। बंद नहीं रहा, सीआरसी करवा के तत्काल चालू कर दिया। मैम लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे 7 बजे से खड़े हैं, मतदान हुआ नहीं है, परेशान हो रहे हैं। कंटिन्यू हो गया। तो देखिए, शाजापुर में ईवीएम 1 घंटे के लिए प्रभावित हुई थी, लेकिन अब सुचारू रूप से यहां पर वोटिंग शुरू हो गई है। धार की बात करते हैं तो बूथ संख्या 221 पर ईवीएम खराब होने से मतदाता परेशान है। मतदान केंद्र के बाहर वोटर्स की लाइन लगी है। मतदान करने के इंतजार में मतदाता बैठे हुए हैं। तो यहां पर ईवीएम खराब हो गई है धार में बूथ संख्या 221 पर और मतदाता इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और अलग अलग जगहों से खबरें आ रही है ईवीएम खराब होने की। शाजापुर में 1 घंटे के लिए ईवीएम के बाद उसको दुरुस्त करा लिया गया है। धार में बूथ संख्या 221 पर ईवीएम अभी भी खराब है और मतदाता इंतजार कर रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। ये धार की ही तस्वीरें हैं। देखिए, भारी संख्या में मतदाता यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कब ईवीएम दुरुस्त होगी और कब वो अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। तो धार की ये तस्वीरें हैं बूथ संख्या 221 की, जहां पर अभी फिलहाल ईवीएम खराब बताई जा रही है और ईवीएम को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो मतदाता हैं वो बैठे हुए हैं, फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि ईवीएम जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। और जरूरत यही है कि जल्द से जल्द जो भी समस्या है उसको दूर किया जाए और ईवीएम एक बार फिर से दुरुस्त किया जाए, ताकि जो मतदाता आए हुए हैं, जो लंबे वक्त से कतार में खड़े हैं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए। धार में बूथ संख्या 221 पर ईवीएम के खराब होने की जानकारी मिली है
और यही तस्वीर शाहजहांपुर से भी सामने आई। लेकिन शाहजहांपुर में ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो ईवीएम में खराबी आई थी उसे दुरुस्त करा लिया गया और एक बार फिर से वोटिंग की शुरुआत हो गई है। हालांकि शाहजहांपुर में भी 1 घंटे तक मतदान प्रभावित रहा था, लेकिन धार में अभी तक जो ईवीएम है उसको दुरुस्त नहीं किया गया है। और लगातार हम चूंकि अपील कर रहे हैं कि मतदाता पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ पोलिंग बूथों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं निराशाजनक भी है और जरूरत है कि जल्द से जल्द जो भी समस्या है उसको दूर कर लिया जाए और एक बार फिर से सुचारू रूप से वोटिंग शुरू हो जाए। बिल्कुल, और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका करा देते हैं। शशिकांत शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। रोशनी यादव जी हैं कांग्रेस की तरफ से और साथ ही साथ सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि मालवा निमाड़ की ये सीटें हैं, 8 सीटें बेहद महत्वपूर्ण, तो किन किन सीटों पर आप मुकाबला देते हैं इंदौर को छोड़कर? देखिए मनु जी, ये जो 8 सीट्स हैं इसमें से 5 सीट्स तो रिजर्व हैं SC ST के लिए। कहा यह जा सकता है कि ये पूरा जो इलाका है मालवा निमाड़ का, ये सारी सीटें वहीं गिरती हैं और ऐसे में ये ट्राइबल डोमिनेटेड सीट्स हैं। भले ही जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो नहीं है ST की रिजर्व, लेकिन वहां पर भी ट्राइबल वोट बहुत है। जैसे कि हम खंडवा की बात करें, खंडवा में अराउंड 35% ट्राइबल वोट है। तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिटी है इस चुनाव में कहीं ना ये प्रदर्शित करेगा या ये कहें कि इलेक्शन को डिसाइड करने का फैक्टर बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पिछले दोनों चुनाव में इन सीट्स पर जीत दर्ज की थी जी मध्य प्रदेश में। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा आधार तो है, साथ ही इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो कहीं ना कहीं ये वो सीट्स भी इसमें शामिल है जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव, लीडर ऑफ अपोजिशन उमंग सिंघार, धार, उज्जैन, या ये तीसरी जो सीट है जिस पर आपने चर्चा की, तीसरी जो सीट है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इंदौर की, जहां जीतू पटवारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहां पर वोटर टर्नआउट घटने का सबसे बड़ा कारण 2 नजर आते हैं। एक तो वहां प्रदेश की मेन अपोजिशन पार्टी या इंडिया ब्लॉक का कोई कैंडिडेट ना होना, दूसरा नोटा को अपोजिशन पार्टी द्वारा प्रचारित करना है, जबकि नोटा के प्रति लोग उतने अभी अवेयर नहीं है क्योंकि इसकी फिजिबिलिटी कुछ नहीं है। चाहे नोटा कितने भी वोट ले ले, लेकिन कैंडिडेट की विनिंग पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए हो सकता है लोगों में उतना उत्साह नहीं आ रहा है, इसलिए भी वोटर टर्नआउट कम हो सकता है। दूसरा एक मेजर कारण, क्योंकि अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में ये बहुत सारे इलेक्शन के रिजल्ट्स देखें और वोटर टर्नआउट को एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि रूरल एरिया ज्यादा अच्छा रिपोर्ट करता है वोटर टर्नआउट कंपैरेटिवली टू अर्बन के। और ये चीज और भी है कि जो आदिवासी सीट्स हैं वहां पर वोटर टर्नआउट काफी अच्छा दिख रहा है, रिजर्व सीट पर बहुत अच्छा दिख रहा है। आदिवासियों में एक बड़ा उत्साह डेमोक्रेसी के प्रति दिखता है। भले ही ये माना जाता है कि वो उतने पढ़े लिखे नहीं है और शहरी लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन शहरी लोगों से ज्यादा मैं उनको मानता हूं। अब यहाँ पर एक चीज जरूर, जो सबसे बड़ी सीट है जिसमें सबसे बड़ा चेहरा प्रदेश का कोई है या देश की राजनीति में भी कभी वो यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, वो है कांतिलाल भूरिया का। कांग्रेस ने हालांकि पिछले चुनाव की कुछ चीजों को छोड़ते हुए इस बार कुछ सीट्स पर इंटरेस्टिंग इलेक्शन बनाने का बड़ा प्रयास किया है, यानी कि कैंडिडेट के आधार पर या कहें कि लोकल इशू को उठाकर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन सभी सीट्स पर केवल और केवल एक मेजर मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटीज। दूसरा उनका जो विजन है डेवलपमेंट का, या यूं कहें कि नेशनलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी, साथ ही हिंदुत्व या राम टेम्पल, इन मुद्दों को चाहे डॉक्टर मोहन यादव हो या सेंट्रल लीडरशिप के जो लीडर्स यहाँ जो विजिट किए या कैंपेन किए, उन्होंने इन्हीं मुद्दों पर ज्यादातर लोगों से चर्चा की या कैंपेन में मेन इश्यूज ये रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि पिछले 2 चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे की दम पर ही कैंडिडेट कोई भी रहा हो, पर उसमें यह नहीं देखा गया कि कौन सामने है। और हो सकता है उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रयास किया है। ये देश का पिछला चुनाव इतिहास का पहला ऐसा चुनाव था जिसमें कैंडिडेट ने इतनी जबरदस्त लीड लेकर चुनाव जीते थे, जो कभी हजारों में जीते थे वो लाखों में चुनाव। सत्यप्रकाश जी, एक चीज मैं ये जोड़ना चाहूंगी, रतलाम सीट की चूंकि आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के भी एक विधायक हैं और अभी चुनावी मैदान में भारत आदिवासी पार्टी भी है, तो इसका जो फर्क है वो कितना ग्राउंड पर पड़ता हुआ दिखता है आपको, और किस पार्टी को नुकसान होगा, बीजेपी या फिर कांग्रेस?
देखिए, ये बात सही कहा आपने। हालांकि इलेक्शन कमीशन में वो पार्टी नहीं है अभी, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो एमएलए माने जाते हैं। और देखिए, पिछला आपने बहुत अच्छा जिक्र किया है। पिछला इलेक्शन देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास का ऐसा पहला इलेक्शन था जिसमें प्रदेश के बायपोलर मोड को स्ट्रांगली पब्लिक ने दिखाया है। क्योंकि देख रहे हैं आप, बीजेपी और कांग्रेस को सीट्स हैं, एसपी बीएसपी दो पार्टी लगातार लंबे समय से यहाँ चुनाव में रही हैं और कुछ ना कुछ सीट लेके जरूर आती थी, लेकिन किसी को भी कोई सीट नहीं मिली। तो कहा यह जा सकता है कि ये जो रतलाम झाबुआ सीट पर सैलाना सीट से कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डालने का प्रयास कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने जीतने के बाद एक इम्पैक्ट पब्लिक पर छोड़ा हो, जिसके कारण लोग इस चुनाव में भी उन पर भरोसा करते हुए उन पर वोट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जो मेन कंटेस्ट है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जो स्टेट के मिनिस्टर हैं उनकी वाइफ को, तो एक एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी पर वहां जरूर लगा है कि ये परिवारवाद का विरोध करते हैं और एक मंत्री की पत्नी को ही उन्होंने मैदान में उतारा। इसको कहीं ना कहीं आधार रतलाम झाबुआ से कांग्रेस कैंडिडेट या कांग्रेस के लोग वहां उठा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि वहां पर आदिवासियों की दो कम्युनिटी के बीच में भी कहीं ना कहीं इलेक्शन को ले जाने का बड़ा प्रयास कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन यह भी निश्चित है कि नरेंद्र मोदी की गारंटी की जो इंटरनल वेव है वो क्या इंपैक्ट दिखाएगी इस सीट पर भी कहा नहीं जा सकता। रोशनी यादव जी, क्योंकि एक तरफ है जो सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की गारंटी की वेव, और दूसरी तरफ है कि आपकी तरफ से प्रचार प्रसार पे उतना उत्साहजनक भाग नहीं लिया गया जितना भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं की तरफ से भी और स्थानीय नेताओं की तरफ से भी किया गया। लोकतंत्र का क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, तो मेरे सभी मतदाताओं से, मध्य प्रदेश की जनता से मैं अपील करूंगी कि आप सब वोट करने जाएं और इस बार का वोटिंग परसेंटेज बढ़े। क्योंकि ये चरण ऐतिहासिक रहे मध्य प्रदेश के लिए, मैं सबसे अपील करती हूँ कि सभी वोट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले। अब चूंकि आप जो बात कर रहे हैं, चूंकि ये जो मालवा निवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्राइबल और मुझे लगता है भील भिलाला और इस तरह की जो जातियां हैं वो बहुत ही ज्यादा संख्या में है। और धार में आप देखें कि कांतिलाल भूरिया जी जमीन पे काम करने वाले और धार में नहीं, उम्दा नेता रहे हैं। जी सॉरी रतलाम की बात। तो वहां पे मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन सामने दिख रहा है और वो मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे जितने भी लोकसभा में हम कंटेस्ट कर रहे हैं तो हम मुद्दों पर टिके हुए हैं। आप देखिए कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, पूरा चुनाव चाहे खंडवा में हो, वहां पे भी मोदी जी जाते हैं, हिंदुत्व और धर्म के एजेंडे को आगे लाते हैं। तो ये मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है। तो मुझे लगता है आज इस प्रदेश का युवा और जहां पे जो चुनाव हो रहा है वो जान रहे हैं कि ये आप देवास में देखें, इनके मंत्री जो है सोलंकी जी रहे हैं, लेकिन वो मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। वहां पे रोजगार, महंगाई और इंडस्ट्रियल एरिया से लोग कितना वंचित हैं वो उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रत्याशी लगातार मुद्दों पर टिके हुए हैं। वहीं आप उज्जैन देख लें, जहां की मुख्यमंत्री जहां से आते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वहां पे ये स्वच्छता की बात करते हैं। ये बहुत ठीक है रोशनी यादव जी, इसका रिएक्शन शशिकांत शुक्ला जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो जरा दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद चर्चा पर वापस लौटते हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने मंदसौर में अपने परिवार के साथ वोट डाला है और इस दौरान हमारे सहयोगी ने डिप्टी सीएम से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। तो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिन्होंने मंदसौर में अपने परिवार के साथ वोट कास्ट किया है और इस दौरान जो मतदाता है उनसे अपील करते हुए भी जगदीश देवड़ा नजर आए कि अपने वोट का प्रयोग कीजिए और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए। जगदीश देवड़ा हमारे साथ है, इन्होंने मतदान किया है। बड़े इंटरव्यू हो चुके हैं, बड़ी डिमांड है आपकी, और यहाँ क्षेत्र के इंदौर के प्रभारी रहे, यहाँ भी आपने काफी हद तक काम किया है। क्या अब इंदौर के शिल्पकार आप, मंदसौर की जीत के भी शिल्पकार आप बनेंगे? बिल्कुल, 29 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी और हिंदुस्तान में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से भाजपा फिर सरकार में बैठेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार प्रधानमंत्री बनकर के बैठेंगे। क्या कितनी विपक्ष कितनी बड़ी चुनौती है? विपक्ष कोई चुनौती नहीं है, जमीन खिसक रही है, जनाधार इनका समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो रहा है
और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं वो विचलित होकर के कर रहे हैं। उनको अपना आत्ममंथन करना चाहिए। तो ये थे मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जिन्होंने दावा किया है कि सभी 29 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, मंदसौर। तो डिप्टी सीएम को आपने सुना है और उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की है। और क्या कहा है, सुनिए। सर, मतदान करने के बाद एक बार अपील कर दी थी जी मीडिया के सामने। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, और प्रदेश पूरा मोदीमय हो चुका है। और जनता से अपील करता हूं कि वो अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करे, हर हालत में वोट डाले और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। सर, इंदौर में नोटा को लेकर लगातार कांग्रेस ने, अब नोटा ये नकारात्मकता की पराकाष्ठा, कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, इसकी बात है। ठीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि जो नोटा को लेकर है कि ये कांग्रेस अपनी पराकाष्ठा को पार कर रही है, कांग्रेस पर वार किया है। लगातार जो है मतदान प्रतिशत बढ़े। आज के दिन बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले और बड़ी संख्या में लोग अपने अपने केंद्रों तक पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से जी मीडिया के माध्यम से भी अपील की है। राहुल सिंह राठौड़, जी मीडिया, उज्जैन। और चलिए चर्चा पर लौटते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत शुक्ला जी, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वादा खिलाफी का एक तरह से आरोप लगाया गया है कि जो भी वादा किया जाता है उस वादे को पूरा नहीं किया जाता है। और परिवारवाद का जिक्र मैं इसलिए करूंगी क्योंकि सत्यप्रकाश जी ने भी बोला कि परिवारवाद पर जब आप कांग्रेस पर हमलावर होते हैं परिवारवाद को लेकर, लेकिन यहां पर आप लोगों ने परिवारवाद की जो एग्जाम्पल है वो सेट कर दिया। जो भाजपा की प्रत्याशी हैं अनीता सिंह नागर, वन मंत्री की पत्नी, उनको मौका देकर, तो ऐसे में कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। देखिए, कांग्रेस का तो एक स्वभाव बन गया है या काम बन गया है कि झूठे आरोप लगाना और भाग जाना। उसके बाद डिबेट डिस्कशन में कांग्रेस आती नहीं है। लोकसभा में भी लगभग 5 साल कांग्रेस यही करती रही, झूठे आरोप लगाती रही और डिबेट डिस्कशन में आती नहीं, भाग जाती। तो झूठे आरोप लगाना, झूठी बातें करना, विषयांतरित बात करना, ये कांग्रेस का काम है। अब जहां तक परिवारवाद की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी इस बात को परिवारवाद नहीं माना कि कोई योग्य व्यक्ति भी सांसद, विधायक या मिनिस्टर है और उसका कोई उत्तराधिकारी या कोई परिवार का सदस्य योग्य है और वो जनता की सेवा कर सकता है, वो चुनाव में खड़ा उतर सकता है, तो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो कांग्रेस यही काम करती है तो आप परिवारवाद कहते हैं क्या? उनकी तरफ से कोई योग्य नहीं है? हमारी पूरी बात सुना। हम परिवारवाद की बात तब करते हैं जब राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार 20 चुनाव आप हार जाते हैं। एक ही परिवार कांग्रेस चलाएगा, एक ही परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। बहुत आंदोलन, बहुत विरोध के बाद केवल कठपुतली राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा दिया जाएगा, कठपुतली प्रधानमंत्री बैठा दिया जाएगा। एक ही परिवार पूरी पार्टी का मुखिया रहेगा, एक ही परिवार टिकटें बांटेगा, एक ही परिवार मंत्रिमंडल बनाएगा। तो हम इस परिवारवाद के खिलाफ है। ऐसा परिवारवाद आप समाजवादी पार्टी में देखो, पूरे परिवार ने समाजवादी में पार्टी में कब्जा कर रखा है। गांधी परिवार ने पूरी तरह से कांग्रेस में कब्जा कर रखा है। इस ढंग से परिवार का जो पूरी पार्टी में जो कब्जा है, हम उसके खिलाफ है। मतलब आप कह रहे हैं कि परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, परिवारवाद मुद्दा है, पर परिवारवाद की परिभाषा अलग अलग है। यदि कोई योग्य व्यक्ति विधायक, सांसद है और उसका योग्य लड़का यदि है जनसेवा में, उसका पुत्र है, पत्नी है और वो चुनाव लड़ सकता है तो परिवारवाद नहीं है। लेकिन एक ही परिवार यदि पूरी पार्टी में इनके प्रकार कब्जा किए, पूरी पार्टी को चला रहा है, पूरी पार्टी को संचालित कर रहा है, मनमानी टिकट बांट रहा है, मनमानी लोगों को पार्टी में ले रहा है, मनमानी लोगों को पार्टी से बाहर कर रहा है, ये परिवारवाद। छोटा सा ठीक है रोशनी जी, छोटा सा काउंटर कीजिएगा, फिर मैं सत्यप्रकाश जी के पास जा रही हूँ। देखिए, परिवारवाद पे इनके पास जवाब नहीं है। जिस कांग्रेस जो पूरे देश की एक बड़े लोकतंत्र की आवाज उठाने वाली पार्टी रही, वहां पे राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने इस धरती में अपना लहू सींचा और उसके बाद राहुल गांधी जी ऐसे ही चुनाव या राजनीति में कमान संभालने नहीं आ गए। तो इनको थोड़ा सा मुझे लगता है शर्म करनी चाहिए। अगर परिवारवाद का मुद्दा ये उठाते हैं तो भाई हाँ, हम परिवारवादी हैं, क्योंकि परिवार में अगर आप जन्म लेते हैं और परिवार के दुख और सुख को समझते हैं तो उसकी चिंता करते हैं। आज किस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई से ये पूरा देश जूझ रहा है, आज युवा बेरोजगार है, लेकिन ये उस मुद्दे पर बात नहीं करते। आप देवास में देखें, इनके जो है सांसद रहे,
कोई काम नहीं किया, वहां बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा बना हुआ है, लेकिन वहां पे ये हिंदुत्व और धर्म और राम मंदिर पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनको शर्म करना चाहिए। कम से कम अगर इन्होंने 10 वर्षों में काम किया है तो मुद्दों पर चुनाव लड़िए। कांग्रेस पार्टी कभी मुद्दा विहीन नहीं है, मुद्दों से भटकती नहीं है। आज हम महिला न्याय की बात करें, युवा न्याय की बात करें, मुद्दा तो वो है ना जिस पर जनता चर्चा करने लग जाए, मुद्दा तो फिर वो बन जाता है। आप अपनी बात कहिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कह रही है, और फिर मुद्दा वो बनेगा जिस पर जनता वोट करेगी या जिस पर जनता चर्चा कर रही है। और हम भी लगातार चर्चा अपनी जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद ये महत्वपूर्ण चर्चा जरूर हम आगे बढ़ाएंगे कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए भी एक बड़ी अग्नि परीक्षा है ये लोकसभा चुनाव 2024। और इसी बीच अपील, आप अपने घरों से बाहर निकलिए और जरूर अपने मत का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाइए। थोड़ा सा वक्त अब निकालिए और वोट करने आइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए।